आज भी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी ही है। कि आरजेडी पे परिवारवाद का आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। आप उस दिन को क्यों भूल जाते हैं? आप हिंदी जानते हैं, हम भी हिंदी के प्रोफेसर हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि तोड़ती पत्थर निराला जी की एक कविता है। हम कविताओं में पढ़ते थे तोड़ती पत्थर, लेकिन लालू जी तो उसको व्यवहारिक जीवन में ले आते हैं। पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी को चुनाव जिताकर संसद भवन पहुंचा देते हैं। वहाँ परिवारवाद नहीं था। निराला से प्रभावित हुए लालू यादव? नहीं, निराला से प्रभावित नहीं हुए। वो व्यवहारिक है। उनको लगा कि जो वंचित समुदाय के लोग हैं उनको हक कब मिलेगा। आपने देखा होगा उस दौर में, देखिए जितने भी आपको जो दलित नेता नज़र आ रहे हैं, जितने भी पिछड़े नेता आ रहे हैं, उसी समय के तो सब आगे बढ़े हुए लोग हैं। आज भी जो छोटे छोटे नेता भी जो है गांव स्तर पे हैं, पंचायत स्तर पे हैं, प्रखंड स्तर पे हैं, जिला स्तर पे हैं, उनका उभार कैसे आया? क्या यदि परिवारवाद ही कायम रहता तो उनका उभार होता? नहीं होता। तो किसी पार्टी में कोई इतनी हिम्मत नहीं है कि भगवतिया देवी जैसे पत्थर तोड़ने वाली महिला को अचानक टिकट देकर पार्लियामेंट पहुंचा दे। यह काम सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही कर सकते हैं। इसलिए परिवारवाद का। नमस्कार, मैं रविरंजन नीलय और आपने देखना शुरू किया है एडीआर मीडिया बिहार। आज मैं बात करूंगा, हमारे जो मेहमान हैं वह शिक्षाविद और सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पे, समसामयिक के मुद्दों पे अपने विचार प्रखर रूप से रखते हैं और इनका विचार समाजवादी रूप से कहा जा सकता है। इनका नाम है प्रोफेसर अनुज कुमार तरुण, जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं है। मगध विश्वविद्यालय में स्वागत है सर। धन्यवाद सर। 2025 का वर्ष है और बोला जा रहा है कि 2025 में बिहार में आम चुनाव होना है। तो क्या लगता है कि 2025 में किन मुद्दों को लेकर चुनाव होने वाला? देखिए, कहा जाता है कि हमारा देश युवाओं का देश है। सबसे पहले यदि बिहार की राजनीति की बात करें तो कल एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना घटी है। खास करके क्षेत्रीय पार्टी आरजेडी के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं कि कल सर्वसम्मति से युवा नेता तेजस्वी यादव जी को सर्वाधिकार दे दिया गया है। इसको दूसरे रूप में लीजिए कि यह पीढ़ियों का हस्तांतरण का समय है। तो युवा पीढ़ी को है जो कि सत्ता सौंपने की बात चल रही है। और एक बात और साफ है कि पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो आरजेडी जैसी पार्टियों को जो समर्थन मिला है, आज भी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी ही है। और यह युवा चेहरा पे ही मिला है। अर्थात बिहार की जनता भी चाहती है कि सत्ता युवाओं के पास हो, क्योंकि युवा के पास नई सोच है, नई दृष्टि है, टेक्नोलॉजी है, वो नए तरीक़ा से काम करना चाहते हैं। अब बात रही बिहार में चुनावी मुद्दा की बात है, तो मुद्दा तो विकास का ही रहेगा, महंगाई का रहेगा, बेरोजगारी का रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी रहेगा। अब वो समय नहीं है जिसमें जाति और धार्मिक उन्माद पर पैदा करके मुद्दा बनाकर उस पर राजनीति की जाए और वोट बैंक के लिए इधर उधर प्रयास किया जाए। सर, आप जिस मुद्दे को बात कह रहे हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में भी बनाया गया था इस चीज़ का मुद्दा, लेकिन सर जब नतीजा में तब्दील नहीं हो पाता है। राष्ट्रीय जनता दल कह रहे हैं बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन लोकसभा में देखिए क्या हश्र हुआ। इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक बना था। तो किन मुद्दों, जो आप मुद्दा गिना रहे हैं, क्या आपके मुद्दों को जनता एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है? देखिए, केंद्र और राज्य के अपने अलग अलग मुद्दे होते हैं, ठीक है ना। अब लोकसभा चुनाव में राष्ट्रव्यापी स्तर पे इंडिया का मैनिफेस्टो था। बिहार में आरजेडी क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय समस्याएं यहाँ अलग ढंग से काम करती हैं और उन क्षेत्रीय समस्याओं पर हर एक पार्टी अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग विचार रखती है और उसको उसी तरह से जनता के बीच में ले जाती है। देखिए, सबसे पहली बात, एक चीज़ तो अच्छी बात यह है कि हम युवा नेतृत्व की बात कर रहे थे, जिसमें तेजस्वी बार बार एक ही चीज़ को फोकस कर रहे हैं। हमने 5 लाख नौकरियां दी, है ना।
महंगाई को देखकर उन्होंने है जो कि महिलाओं को 2500 रुपया माँ बहन योजना के तहत देने का वादा किया है, कर रहे हैं। तो मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक समानता वाली ही मुद्दा रहेगी। देखिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि इसको काटने के लिए विपक्ष के पास कोई जवाब भी नहीं है। आप अक्सर देखिएगा कि जब भी आरजेडी की बात होती है, युवा नेतृत्व की बात होती है, किसी मुद्दे की बात होती है, तो जो सत्ता पार्टी है उसके पास एक ही स्लोगन है कि ये जब आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। लेकिन आपसे मैं पूछता हूँ कि ये जंगल राज क्या होता है? जंगल राज का मतलब भी समझते हैं आप? लेकिन आपके जो मुखिया रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल, उन पे तो आरोप अक्सर लगते रहा है कि 2005 के पहले बिहार में जंगल राज। देखिए नीलय जी, जंगल राज का मतलब होता है जहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं हो, जहाँ जिसका कोई संविधान नहीं होता। जंगल में क्या होता है, जो मजबूत प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, वो अपने से कमज़ोर प्राणी को घात लगाकर हमला कर देता है। यही जंगल राज है ना, जहाँ कोई नियम कानून संवैधानिक नियमावली नहीं होती। आप याद करिए कि बिहार में 1990 से पहले क्या था। यदि आप यह आरोप लगाते हैं कि लालू जी के समय में 2005 के समय जंगल राज था, उसके पहले क्या था? आप याद करिए 90 के दशक से पहले या 90 के दशक से थोड़ा सा पीछे चले जाइए, 2-3 साल पीछे चले जाइए, तो गांव में जो दबंग जातियां थी या जो दबंग लोग थे वो क्या करते थे? जो मजदूर क्लास के लोग थे, जो श्रमिक वर्ग के लोग थे, खास करके महिला श्रमिक जो घास काटने जा रही हैं, जो धान काटने जा रही हैं, जो गोबर चुनने जा रही हैं, जो जानवर जलावन इकट्ठा करने जा रहे हैं, उनके साथ क्या व्यवहार होता था? आप याद करिए। भले वो मीडिया में खबरें नहीं आती थी, लेकिन जो गांव से रहे हैं उनको पता है कि उनके साथ छेड़खानी की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, ज़बरदस्ती है जो कि अपहरण की घटनाएं हो जाया करती थी। तो वहाँ जंगल राज नहीं था क्या? क्योंकि वहाँ भी तो नियम नहीं करता, जो जैसा जो ताकतवर है अपने से कमजोर वाले के साथ ऐसा व्यवहार करता है, तो जंगल राज तो वो हुआ ना। दूसरी बात, आप कहते हैं कि 90 के दशक में फिरौती की घटना या चोरी डकैती की घटना बढ़ गई। दरअसल ये बढ़ी नहीं, ये मीडिया में आने लगी। आपको याद होगा कि जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो दलित है, पिछड़ा है, उसके पास धन क्या है? सारे सभी संसाधनों पर कब्जा तो बड़े लोगों का है। उन गरीब लोगों के पास क्या है धन के रूप में? पशुधन थे, मुर्गी है, चंगना है, बकरी है, पटरू है, सुअर है, यही है ना पशुधन। गाय है, भैंस है। क्या होता था 90 से पहले? किसी का मुर्गी पकड़ के खा गया, किसी का बकरी उठा के ले गया, किसी का भैंस खोल लिया। क्या वो अन्याय नहीं था? क्या वो जंगल राज नहीं था? उसके लिए तो वही बड़ी संपत्ति थी। यदि कोई गरीब आदमी है, यदि एक मुर्गा पाल के रखा है, तो उसके लिए तो वही पशुधन बहुत बड़ा चीज़ है। पीड़ा तो वही होती है जो आपको मोटरसाइकिल छीनने पर होती है, वही पीड़ा है जो कि उसके साथ भी होता है। तो जंगल राज 90 से पहले था। हाँ, इसको जंगल राज मत कहिए। जंगल राज और क्राइम में अंतर है। मैं मानता हूँ कि लालू जी के जेल जाने के बाद कुछ आपराधिक घटनाएं बढ़ गई थी, इसको मैं स्वीकार भी करता हूँ, और इस पे बात हो सकती है अलग से कि अपराध क्यों बढ़ा, किसने बढ़ाया, इस पे एक अलग मुद्दा है। लेकिन आपने देखा होगा कि लालू जी जब जेल से आए तब सबसे पहले उस क्राइम को, उस आपराधिकरण की घटनाओं को पे लगाम लगाने के लिए बहुत सारे एक्शन लिए, अपने पार्टी में बहुत सारे फेरबदल किए। उसके बाद उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आपने देखा होगा जब वो केंद्र में मंत्री बनते हैं तो लगातार विकास का काम करते हैं। रेलवे को कितना फ़ायदा पहुंचाया उन्होंने, रिकॉर्ड है ये तो इसलिए ये जंगल राज वाली बात नहीं है। मुद्दा आज भी वही है, महंगाई, रोजगार और सुशासन। सुशासन बाबू के नाम से तो नीतीश कुमार जाने जाते हैं। देखिए, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं लेकिन हैं नहीं। मैं कहता हूं कि किसी भी मुख्यमंत्री के लिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि आज भी वो जन नेता नहीं है। लेकिन ये सच है कि 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद नीतीश कुमार जन नेता नहीं है। यदि जन नेता होते तो किसी बैसाखी के सहारे चुनाव नहीं लड़ रहे होते। आरजेडी को आप चाहे जितना भी उसके खिलाफ जितने भी नेरेटिव फैला दीजिए,
लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वही है। अगर नीतीश कुमार इतना बड़ा चेहरा होते तो भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ ले। वो दूसरे नंबर की भी पार्टी नहीं है, तीसरे नंबर की पार्टी है। इसलिए उस सुशासन का चेहरा सिर्फ एक मीडिया में दिया हुआ चेहरा है और आरजेडी का बदनाम करने के लिए एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ये नैरेटिव किनके द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा या भाजपा के द्वारा? देखिए, नैरेटिव एक दिन में नहीं बनता, धीरे धीरे इकट्ठा कर कर जो नैरेटिव फैलाते फैलाते एक मुद्दा बना दिए हैं इसको। दरअसल 90 का जो दशक था वो संक्रमण काल का दशक था। जिस समाज को अब बरसों से है जो कि सामाजिक न्याय से दूर रखे हैं, जिनको बोलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, उनको जब लालू प्रसाद यादव जैसे नेता उनको अधिकार दिलाते हैं तो ऑब्वियस है कि जो पहले से जो कब्जा किए हुए लोग हैं उनमें खलबली मचेगी, टकराहट पैदा होगी। तो टकराहट की वजह से तो जो पिछड़े वर्ग थे, जो दलित वर्ग थे, वो जब धीरे धीरे हाशिया से केंद्र में आने लगे तो उसमें जो संघर्ष हुआ वहीं से इन लोगों ने उसको जंगल राज का नाम दिया। तो आप कह रहे हैं कि जब पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए, अपने अधिकारों के लिए ब्लॉक स्तर पे जाने लगे, अनुमंडल स्तर पे जाने लगे, तो कुछ जो तथाकथित जो मीडिया हम लोग कहते हैं, मेन स्ट्रीम का मीडिया, उन्होंने नाम दिया। आपका कहने का मतलब है? बिल्कुल। देखिए, कोई भी जो क्षेत्रीय पार्टी में खास करके जो पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व कर रहा है, जो दलित वर्ग का नेतृत्व कर रहा है, उसके साथ मीडिया तो नाइंसाफ़ी करती रही है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि सामाजिक सर्वेक्षण करा लीजिए या कि एक डेटा तैयार कर लीजिए। 3 जगहों पे हमारे लोग नहीं हैं, मीडिया, न्यायालय और उच्च शिक्षा। लेकिन इधर कुछ वर्षों से इन जगहों पे भी हमारे लोग आने में कामयाब हुए हैं। तो जब आप मीडिया में लोग नहीं हैं आपके, तो मीडिया में आपकी जगह कहाँ से बनेगी? वो तो अलग बात है कि सोशल मीडिया आज के डेट में बहुत ताकतवर हो गया है। उसमें कुछ आप जैसे यूट्यूबर हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से हमारी खबरें आ रही हैं। तो मीडिया में तो जगह मिलेगा नहीं, मीडिया में उन्हीं की गीत गाई जाएगी। आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, तो इन मुद्दों को लेकर कैसे जाइएगा आप जनता के बीच में? कैसे उनको बताने का क्या कीजिएगा? क्या आपके पास है कोई विकल्प कि उनके पीछे जाइएगा? देखिए, समझा पाइए? नहीं, इसमें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कौन ऐसा आदमी है जो महंगाई से त्रस्त नहीं है? आप घर से ही देखिए, घर में सुबह चाय पीने जाइए, आपको गैस सिलेंडर पे नज़र पड़ेगा। बताइए क्या भाव है उसका। बाज़ार निकलिए, सब्जी खरीदने के लिए निकलिए, क्या हाल है। आटा दाल का भाव क्या है, सब पे जीएसटी लगा हुआ है। इसमें कहीं बताने की ज़रूरत नहीं है कि महंगाई, बताने की ज़रूरत नहीं है। महंगाई में लोग जी रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोगों का जीवन बेहाल है। अब बात है कि उस महंगाई से कैसे जनता को निकाला जाए, ये सवाल है। तो उसमें आपने देखा होगा झारखंड वो जनता के हित में काम कर रही है। जनता को इस महंगाई से निकालने के लिए लगातार कुछ न कुछ घोषणाएं कर रही हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो सोरेन जी की सरकार हो। और अब बिहार में भी है जो कि हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी महंगाई से लड़ने के लिए तो 2500 रुपये देने की बात की है महिलाओं को। वो कोई जीविका चलाने के लिए नहीं, वो महंगाई से उभरने के लिए दिया जा रहा है। वो माई बहन मान योजना। हाँ, माई बहन मान योजना कोई रोजगार उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। वो इस महंगाई के दौर में जनता का जीवन का स्तर कैसे सुधारा जाए उसका प्रयास है। रोजगार पर तो अलग से देने की बात हो ही रही है। जैसे पिछली बार जब वो गठबंधन की सरकार में थे तो 5 लाख नौकरियां दिए, है ना। अब है जो कि दोबारा अगर वो सत्ता में आता है तो युवाओं की एक उम्मीद है कि शायद 5 लाख नौकरी फिर आएगी। दूसरी बात, एक और इसकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण ये बात है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये महत्वपूर्ण सवाल है। वो जो 5 लाख नौकरियां दी गई और आने वाले समय में 5-10 लाख नौकरियां जो आने वाली है, उसमें जो वंचित समुदाय के लोग हैं उनकी हिस्सेदारी कितनी होगी। इसलिए ज़रूरी है कि जाति जनगणना जैसे सवाल पर मुखर होकर समाज को आगे आना होगा। और इसमें है जो कि राष्ट्रीय जनता दल आगे है। और कल तो मैं देख रहा था, आज ही पेपर में पढ़ रहा था
कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने भी है जो कि इस मुद्दा को है जो कि गंभीरता से लिया। उन्होंने भी कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आरक्षण का जो 50% है उसको हम बढ़ा देंगे, 50% बैरियर को तोड़ देंगे। बिल्कुल, ये तो पहले से भी टूटा हुआ था। ऑब्वियस है कि जब आप जो EWS का आरक्षण लागू करते हैं उसके बाद 50% का जो बैरियर हो तो टूट ही जाता है। तो अब तो सवाल ही गौन हो गया कि आरक्षण 50% के अंदर होगा या बाहर जाएगा। अब ये मुद्दा ही नहीं है। अब मुद्दा है कि भाई जो वंचित समुदाय में कितने लोग हैं, उनकी कितनी संख्या है और उनकी सरकारी नौकरियों में बाकी संसाधनों पे कितना हिस्सेदारी है, उस पर बात होनी चाहिए। इस पे बात तभी होगी जो हमें आंकड़ा पता चलेगा कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है। जातीय जनगणना जरूरी है। बिल्कुल, ये आरोप लगता आ रहा है ना, जैसे कि एक अब देखिएगा जो आरक्षण की श्रेणी में नहीं आते हैं उनके मन में भी एक द्वेष है, और होना स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। वो कहते हैं कि हमारे हिस्से इनको मिल रहा है। अगर जातीय जनगणना आ जाता है सामने तो उनके जो मन में जो द्वंद्व चल रहा है वो भी तो खत्म होगा। उनको भी लगेगा नहीं भाई हमारी संख्या इतनी है और हम इतने प्रतिशत सीट पे तो कब्जा में हैं ही, फिर हम विरोध क्यों कर रहे हैं। इसलिए दोनों पक्ष के लिए ज़रूरी है कि जातीय जनगणना हो, दोनों संतुष्ट हो जाएंगे। स्वर्ण समाज को भी लगेगा कि हमारी संख्या इतनी प्रतिशत है तो हम सरकारी नौकरियों में और बाकी संसाधनों में इतने प्रतिशत लोग हैं। फिर वो सवाल नहीं खड़ा करेंगे कि हमारे हिस्सेदारी को ये लोग आरक्षण के माध्यम से ख़त्म कर दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल पर एक और आरोप लगता है सर, वो बहुत बड़ा आरोप, परिवारवाद। देखिए, परिवारवाद आज की राजनीति में कोई मुद्दा नहीं है। कोई भी ऐसा पार्टी बताइए जहां परिवारवाद ना हो। आप तो इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के हैं। जीतन राम मांझी जी ने क्या किया, अपनी बहू को लड़वा दिया। चिराग पासवान जी कौन है, परिवारवाद की उपज है। तो ये परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है ना। आप बीजेपी को देखिए, जितने भी बड़े नेता हैं उनके बेटे बेटियां सब परिवार वाले को टिकट मिल जा रहा है। इसलिए राजनीति में कोई परिवारवाद का मुद्दा नहीं है। अंततः ठीक है, वो अवसर की बात है। परिवार में है, एक परिवार में रहते हैं तो अपने परिवार, अपने बेटा को, अपनी बहू को, अपनी पत्नी को टिकट दे देते हैं, अवसर दे देते हैं। लेकिन अंततः उसे चुनाव जीत कर ही आना पड़ता है। अमित शाह के बेटा की तरह नहीं है कि मनोनीत कर दिए जाएंगे और वो बने रहेंगे। जो राजनीति में है उसे जनता के बीच में जाकर चुनाव जीतना पड़ेगा। दूसरी बात कि आरजेडी पे परिवारवाद का आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। आप उस दिन को क्यों भूल जाते हैं। आप हिंदी जानते हैं, हम भी हिंदी के प्रोफेसर हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि तोड़ती पत्थर निराला जी की एक कविता है। हम कविताओं में पढ़ते थे तोड़ती पत्थर, लेकिन लालू जी तो उसको व्यवहारिक जीवन में ले आते हैं। पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी को चुनाव जिताकर संसद भवन पहुंचा देते हैं। वहाँ परिवारवाद नहीं था। निराला से प्रभावित हुए लालू यादव? नहीं, निराला से प्रभावित नहीं हुए, वो व्यवहारिक है। उनको लगा कि जो वंचित समुदाय के लोग हैं उनको हक कब मिलेगा। आपने देखा होगा उस दौर में, देखिए जितने भी आपको जो दलित नेता नज़र आ रहे हैं, जितने भी पिछड़े नेता आ रहे हैं, उसी समय के तो सब आगे बढ़े हुए लोग हैं। आज भी जो छोटे छोटे नेता भी जो है गांव स्तर पे हैं, पंचायत स्तर पे हैं, प्रखंड स्तर पे हैं, जिला स्तर पे हैं, उनका उभार कैसे आया। क्या यदि परिवारवाद ही कायम रहता तो उनका उभार होता? नहीं होता। तो किसी पार्टी में कोई इतनी हिम्मत नहीं है कि भगवतिया देवी जैसे पत्थर तोड़ने वाली महिला को अचानक टिकट देकर पार्लियामेंट पहुंचा दे। यह काम सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही कर सकते हैं। इसलिए परिवारवाद का आरोप बेबुनियादी बात है। धन्यवाद सर।